जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारी चर्चा होनी है वो होनी है यूनेस्को पे। यूनेस्को को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा यूएनओ को। यूएनओ एक दुनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन है। ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को जो चला रहा है और पूरी दुनिया में जो रिफॉर्म्स कर रहा है, पूरे विश्व भर के जो भी सुधार कार्य है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो कल्चरल रिफॉर्म हो, या फिर वो सिक्योरिटी के फॉर्म में रिफॉर्म हो, सुधार हो, या फिर किसी भी विकासशील देश को विकसित करने के लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो मदद की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे यूएनओ काम कर रहा है। और यूएनओ को समझने के लिए हम देखते हैं यूएनओ के छः पार्ट हैं। और ये छः पार्ट में से जो यूनेस्को है उसी का एक बहुत ही सहायक अंग है। तो यूनेस्को के यूएनओ है, जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और यूएनओ को समझने के लिए हमको 70-75 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1945 का दौर है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल समाप्त हो गया था। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उस समय रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो जो रूजवेल्ट थे उन्होंने संकल्प लिया कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 9 अगस्त और 6 अगस्त को परमाणु बम डाल दिया गया, तो मानव की ऐसी दुर्गति और मानव त्रासदी हो गई जिससे कि मतलब दिल दहला देने वाली बात थी। क्यों? और प्रत्येक देश जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो भी इसमें लड़ा था, तो ये विश्व युद्ध के दौरान सब देश विकास की दौड़ में जो आगे जा रहे थे वो बहुत साल पीछे चले गए। तो इस संकल्प के साथ ये संगठन यूएनओ बनाया गया कि भाई आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तो जो यूएनओ है, यूएनओ के 6 अंग हैं। और ये जो 6 के 6 अंग हैं, इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं यूएनओ के 6 पार्ट। पहला एम, फिर उसके बाद एन, फिर सी, एम एन सी, और फिर एस एस एस। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। यूएनओ के 6 पार्ट हैं, एम एन सी, एस एस एस। तो जो एस है, जो 5वां पार्ट है एस, उसके भी 4 पार्ट हैं। उसमें हमारा यूनेस्को एक पार्ट है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं आज। पहले हम यूएनओ के 6 पार्ट पढ़ते हैं, एम एन सी, एस एस एस। और उसके बाद जो एस है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो यूएनओ है एक कोई व्यक्ति है और उसके 6 पुत्र हैं, एम एन सी, एस एस एस। और जो 5वां पुत्र है एस, उसका जो तीसरा बेटा है वो है आपका यूनेस्को। इसको इधर देखते हैं हम। जो एम है, एम का मतलब महासभा। जो यूएनओ का जो पहला पार्ट है वो है महासभा। महासभा। दूसरा पार्ट है एन का मतलब व्यास, न्यास, न्यास। उसके बाद तीसरा कोर्ट होती है, इंटरनेशनल कोर्ट। और उसके बाद सचिवालय, और सचिवालय के बाद सामाजिक और आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल। और फिर जो लास्ट वाला है वो है आपका सुरक्षा परिषद, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो एम एन सी, एस एस एस, यूएनओ के 6 पार्ट है, एम एन सी, एस एस एस। और जो 5वां पार्ट है एस, वो एस का के जो 4 पार्ट है, आईएलओ, एफएओ, यूनेस्को और यूनिसेफ। तो हम यूनेस्को पे जाते हैं, यूनेस्को की बात करेंगे हमारे। तो यूनेस्को क्या है इसको समझेंगे। तो एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो विश्व का एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व को कंट्रोल करे हुए है और पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए काम कर रहा है। और इसकी स्थापना रूजवेल्ट ने 24 अक्टूबर 1945 को की थी। और इसका जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। और यहाँ पे 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उस दिन। और उसके बाद जो यूएनओ है उसके 6 अंग हैं, एम एन सी, एस एस एस, महासभा, न्यास। तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट, जिसको कोर्ट कह रहे हैं, मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। फिर सचिवालय, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। तो इस तरीके से 6 पार्ट हैं यूनेस्को के। और जो 6 पार्ट में से ये समझ सकते हैं कि जो यूनेस्को जो व्यक्ति है, मान लो कि एक उदाहरण से समझते हैं कि एक आदमी है, उसके 6 पुत्र हैं। और जो 6 का जो 5वें नंबर का पुत्र है उसके 4 बेटे हैं। और 4 बेटे में से जो तीसरे नंबर का बेटा है तो वो क्या है, यूनेस्को है। तो यूनेस्को एक मतलब वो यूएनओ का एक पोता कह सकते हैं हम। एम एन सी, एस एस एस, और इसके अंदर आईएलओ, एफएओ, यूनेस्को और यूनिसेफ। तो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है जो वो यहाँ पे
बिल्कुल जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए काम कर रहा है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। आज हमारी जो चर्चा होगी वो यूनिस्को में बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो इसका लास्ट वाला जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 देश हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो ये जो 5 देश हैं यही पूरे यूएनओ की स्थायी सदस्य हैं। और यही पूरे विश्व में जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव पास हो रहा है तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बिकॉज इनको एक पावर प्राप्त है, उसको वीटो पावर कहते हैं। और अब हमारी जो चर्चा होगी वो यूनेस्को। अब हम चर्चा करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को क्या है? UNESCO, यूनेस्को। तो UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, E का मतलब एजुकेशन, एजुकेशनल, S का मतलब साइंटिफिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन। तो एक यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिषद। तो यूनेस्को का अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक तो एजुकेशन के फील्ड में पूरे विश्व में जितने भी रिफॉर्म हो रहे हैं वो यूनेस्को कर रहा है। और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल जितने भी रिफॉर्म है, जितने भी मतलब सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, उनको बचाने का काम भी यूनेस्को कर रहा है। आपने सुना होगा यूनेस्को की लिस्ट में ये किला शामिल हो गया, या फिर ये स्थान यूनेस्को की लिस्ट में आ गया है। तो यूनेस्को में शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिषद। तो यूनेस्को, जैसे मैंने बताया कि यूएनओ है, जो यूएनओ के 1945 में यूएनओ बना। उसके बाद लंदन में एक सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, 16 नवंबर 1945 को लंदन सम्मेलन हुआ। तो वहाँ पे जो ये विश्व में जो शांति व्यवस्था है, यूएनओ का यही कर्तव्य है कि मतलब विश्व में एक शांति व्यवस्था बनाई जा सके। जो युद्ध हो रहे हैं, जो अब उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया है कि कोई युद्ध नहीं होगा, तृतीय विश्व युद्ध कभी नहीं होने देंगे हम, चाहे कितने भी बड़ी हमारे बीच मतभेद हो जाए। तो उसके लिए व्यापार को बढ़ाना है और शिक्षा को बढ़ाना है। अगर शिक्षित होगा इंसान तो उसको पता होगा कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ और विकास कैसे कर सकता हूँ और पीछे कैसे आता हूँ मैं। तो इस तरीके से शैक्षणिक जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें रिफॉर्म के लिए ये काम करती है। तो इसी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्यों को बचाने के लिए क्या किया गया, लंदन में एक सम्मेलन रखा गया 16 नवंबर 1945 को। और इसमें लंदन सम्मेलन में ये यूनेस्को को बनाने की जो बात है वो की गई। और उसके बाद इसमें हस्ताक्षर हुए 16 नवंबर 1945 को। और फिर 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की मतलब लागू कर दिया गया यूनेस्को, 4 नवंबर 1946 को। तो जो यूनेस्को है, इसका जो फ्रांस में इसका कार्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और जब शुरू में ये स्टार्ट हुआ तो 37 यहाँ पे सदस्य थे यूनेस्को के, जो उसके साथ काम कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 195 सदस्य देश हैं। और साथ में 2 देश इसमें पर्यवेक्षक देश हैं। तो 2 देश जो जुड़े बाद में, उसमें एक तो फिलिस्तीन जुड़ा और दूसरा वेटिलिट सिटी। इसमें जुड़े 2 देश, एक वेटिलिट सिटी और एक फिलिस्तीन। जब जुड़े तो कितने हो गए, 197 हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही फिलिस्तीन को जोड़ा गया तो सबसे पहले तो 2017 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहाँ से इस सदस्यता ख़त्म कर ली अपनी यूनेस्को से। और साथ में ही इजराइल ने भी, क्योंकि इजराइल हमेशा मित्र राष्ट्र रहा है उसका, अमेरिका का, यूएसए का, तो उन्होंने भी अपनी सदस्यता ख़त्म कर ली। तो 193 अभी यहाँ पे देश काम कर रहे हैं। यूनेस्को का जो एक मंत्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को का एक आदर्श वाक्य है, उसका जो मंत्र है वो है, जो युद्ध है, युद्ध हमेशा मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होता है, तो उसको रोकने के जो उपाय हैं वो भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जो युद्ध है वो मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होता है, तो इसको जो रोकने के जो उपाय हैं वो भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही होने चाहिए। तो इसका रोकने के प्रयास भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही होने चाहिए। जो यूनेस्को है, यूनेस्को का मेन काम यही है कि विश्व शांति स्थापित करना। तो इसके 2 क्षेत्र हैं। नंबर 1 है लैंगिक समानता, जो सबसे ज़्यादा मतलब इक्वलिटी के साथ पूरा समाज आगे नहीं बढ़ पाता, उसके लिए लैंगिक समानता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो लैंगिक समानता है, लड़का लड़की का भेदभाव, तो ये है जो इससे मतलब हमारी पूरी कंट्री इक्वलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। तो लैंगिक समानता। और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है,
जो प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे मानवीय संसाधन नहीं है, और वहाँ पे जो उसको विकसित करना भी एक क्षेत्र रहा है यूनेस्को। जो यूनेस्को के प्राथमिक समूह रहे हैं कि जिनका उसने विकास करने के लिए जो सबसे प्राथमिकता दे रखी प्राथमिक समूह है, वो है स्थानीय लोग और युवा। जो युवा है, युवा ही देश का भविष्य है। युवाओं के हाथ में स्थानीय लोग हैं, युवा है, अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं। तो ये इसके प्राथमिक समूह रहे हैं। इसके बाद 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में यूनेस्को ने 1121 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के 38 स्थलों को उसने शामिल किया है। तो 38 को 30+7+1 इस तरीके से देखा गया है। तो जो धरोहर है 38, उसमें से जो 30 है वो सांस्कृतिक धरोहर है। 30 सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे ताजमहल, लाल किला, तो ये क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। और जो 7 है वो प्राकृतिक धरोहर है। जैसे हम बात करें कंचनजंगा की, कंचनजंगा एक प्राकृतिक धरोहर है। और ये कहाँ है, ये भारत के असम में है। और असम में यहाँ पे जो एक हिरण वाला जो गैंडा है वो फेमस है, आप गूगल करके देखिए। और जो एक है ये मिश्रित क्षेत्र में रखा गया है। तो इसमें क्या है, मिश्रित धरोहर है जो ये इसमें कंचनजंगा कंचनजंगा है जो ये मिश्रित धरोहर में ये सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरे नंबर की चोटी है कंचनजंगा। और ये सिक्किम में है, नेपाल के बॉर्डर पे। तो इसको भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो 38 है भारत के, 30 तो सांस्कृतिक है, ताजमहल और लाल किला। 7 प्राकृतिक है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और एक प्राकृतिक, एक मिश्रित है, ये क्या है, सिक्किम में है, कंचनजंगा। तो अब यूनेस्को को थोड़ा और समझते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी मनाए जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जैसे महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तो ऐसे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, ये सब निर्णय लेता है यूनेस्को। यूनेस्को ने अभी तक 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया है और मनाए जाते हैं। जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल है, वह आंद्रे अजोले यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। अभी तक यहाँ के 27 क्लस्टर कार्यालय हैं और 21 यहाँ के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो भारत में इसका कार्यालय न्यू दिल्ली में है। PN कृपाल यहाँ के निदेशक रहे हैं, जो भारतवर्ष के हैं। जो 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका एक सम्मेलन हुआ। और यहाँ पे 2019 में ही एक सिटी है इंडिया की बहुत ही खूबसूरत, उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया, यूनेस्को ने किया। वो है पिंक सिटी, जो है जयपुर में, आपको शायद जानकारी हो। अब हम समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को की क्या भूमिका रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो यूनेस्को देखो विश्व स्तर पे काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो EFA एजुकेशन फॉर ऑल, ये उसका एजेंडा रहा है। तो ग्लोबल एजुकेशन एजेंडा के तहत एजुकेशन लक्ष्य 2030 रखा है उन्होंने, जिसका है फ्रेम फॉर एक्शन, ये उसका लोगो है, फ्रेम फॉर एक्शन। तो इसके तहत जो कार्य हैं वो प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे, उच्च शिक्षा में और उससे आगे भी जो शैक्षिक विकास कार्य हैं उसके लिए यूनेस्को कार्य करता रहेगा और उसका लक्ष्य रहा है। इसके विषय है जो वो है सतत विकास, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य के प्रति, HIV, एड्स, कोविड, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल है जो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है इसका। तो यूनेस्को पूरे विश्व भर में रिसर्च कर रहा है और जो भी मतलब रिफॉर्म्स की चीज़ें हैं उस पर काम कर रहा है। तो अभी 17 दिसंबर 2020 में एक रिपोर्ट आई है, GEM होता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को की। तो उसमें कुछ खुलासे हुए हैं जो उन्होंने देखा। तो देखा कि स्कूली किताबों में, जो स्कूल की किताबें हैं उसमें लैंगिक विभेद का एक पहलू सामने आया है। उसमें दावा किया गया है यूनेस्को ने कि जो लड़कियां हैं उनको मतलब किताबों में भी जो पिक्चर्स होती है उसमें या फिर बुक्स में कमतर आंका गया है। तो अब मैंने खुद ही महसूस किया है कि जो हम बचपन से किताबें पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो देखा गया कि कहानियाँ भी हैं तो कि माँ किचन में खाना बना रही है और जो पिता है वो उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व दिया गया है। और स्कूलों में, समाज में भी ऐसा देखा गया है कि भाई चाय बनानी है तो लड़कियां करेंगी। स्कूलों में भी जब कोई काम होता है
तो कोई फंक्शन होता है तो जो चाय लेके आएंगी लड़कियां लेके आएंगी, फूल माला लड़कियां लेके आएंगी, और जो हैवी काम है वो लड़के करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि एक लैंगिक विभेदता आ रही है कि लड़कियां अपने आप को कमज़ोर नाजुक समझ रही हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो अभी 2019 कोविड-19 में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो कोरोना कमांडो है उन्होंने फूड फैशन मेडिकल में जितना काम किया है, मतलब वो काबिल तारीफ है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी मातृशक्ति को, देश की और विश्व की महिलाओं ने जो काम किया है कोरोना की जंग में। और लेकिन आगे की चिंता ये है कि जो कोविड ने एजुकेशन फील्ड को प्रभावित किया है, अभी तक जो यूनेस्को का आंकड़ा है 154 करोड़ लोग कोविड में एजुकेशन से प्रभावित हुए हैं। और डर इस बात का है, आगे की चिंता इस बात की है कि जो इसमें लड़कियां का जो स्कूल है आप काफ़ी हद तक छूट जाएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए बड़ी समस्या है और काफ़ी लड़कों का भी। तो यूनेस्को ने एक सुझाव दिया है कि भाई समावेशी शिक्षा जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जहाँ पर लड़का लड़की दिव्यांग बालक दिव्यांग बच्चे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप टाइप जो स्टूडेंट होते हैं, उनको सबको एक साथ पढ़ाने की बात की गई है, उस पर कड़ी नज़र रखने की बात करी। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आती है SOE स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो 2019 की जो SOE है कि स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट थी, उसका थीम था चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज़। तो उसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षा उपलब्धियों व चुनौतियों पर प्रकाश डालती है ये रिपोर्ट। और हाशिए पर स्थित जो बच्चों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, वो युवाओं के को समान अवसर मिले, दिव्यांग जो युवा है उनको समान अवसर मिले, जो और हमारे उद्देश्य हैं उनको जो महत्वपूर्ण गति प्रदान कर सके, इस तरीके से कार्य करना चाहिए। और जो अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है यूनेस्को की, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और आप भी ध्यान देंगे इस चीज़ को, जो मेरे शिक्षक प्रशिक्षक दोस्त मित्र और ये समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, कि जो 2020-21 की रिपोर्ट आई है उसका जो थीम है वो है TVET। तो TVET का मतलब होता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये इसका जो थीम रहा है, और जो एजेंडा है 2030 का जो यूनेस्को का, उसके लिए जो काम है वो बता रखे हैं। और इससे रिसर्च हुई है, और ये मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, भारत के अभी तक 2021 तक की रिपोर्ट में जितने 27% भारत के दिव्यांग बच्चे हैं जो आज भी वो स्कूल नहीं जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है, और इनके लिए हमें TVET जो प्रोग्राम है वो चलाने की सिफारिश की है इन्होंने, और वो चलाना चाहिए TVET प्रोग्राम। और लर्नर की जो लर्नर की एस्पिरेशन है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोग्राम चलाए जाएं, जो उसकी इच्छा शक्ति है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, लर्नर की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोग्राम चलाए जाएं। टीचिंग प्रोग्राम आपके क्या हो, कौशल केंद्रित हो, जिससे बच्चे की स्किल डेवलप हो सके। साथ में ही जो एविडेंशियल रिसर्च है उस पर फोकस करने की बात करी है, जो रिसर्च वर्क हो रहा है हमारे उच्च शिक्षा में। और एक बहुत ज़रूरी बात करी है 2021 का जो रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है, जो उसमें एक बात कही है इन्होंने कि डिजिटलाइजेशन। तो अब क्या करना है कि डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा जोर करना है एजुकेशन के फील्ड में भी, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन को सीखना है, उसको बेहतर बनाना है, जो उसमें कमियां हैं उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, संसाधनों को हमें बेहतर करना है। साथ में महिला समावेशी शिक्षा, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो महिलाओं को हम क्या कहते हैं, उनके साथ जो लैंगिक असमानता है, विभेद है, उसको दूर करना है। साथ में आजीवन सीखने के निरंतर कौशल की भाई हम डेली अपग्रेड होते रहें एजुकेशन के फील्ड में, ऐसे ही हमें कौशल अपने अंदर विकसित करने हैं। शिक्षकों को और जो प्रशिक्षक है, मतलब जो ट्रेनिंग है, उनको एक उपयुक्त इकोसिस्टम दिया जाए, जिससे क्या हो सके कि मतलब जो हमारा सतत विकास एजेंडा 2020 है यूनेस्को का, वो पूरा हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसमें समाज के जो एक देश के भावी नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसमें आप अपनी भूमिका अदा करेंगे। मेरे शिक्षक गण और मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी और कुछ जानकारी मिली होगी। और इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर है जो इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।